खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है रश्मि संजय श्रीवास्तव की कहानी अतीत के दस्तावेज। विगत कुछ दिनों से पूजा एक अजीब से अंतर्द्वंद से गुजर रही थी। उसको न खाने पीने का होश था और ना ही कहीं बाहर जाने की इच्छा थी। बस पिछले दिनों के घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने आते जा रहे थे। अचानक उसके माँ बाप की लखनऊ में एक्सीडेंट में मृत्यु। अचानक उसको पता चलना कि वो माँ बाप के द्वारा करवाए बीमा से मिलने वाले 12 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हो गई है। रिश्तेदारों की लोलुप निगाहों से बचकर नौकरी ढूंढना, यकायक उसका साहिबाबाद पहुंचना, सब सोचते सोचते उसको एक वृद्ध का मिलना याद आया। अभी कुछ दिन पहले ही वो अपने पैतृक घर लखनऊ से यहाँ आ गई थी। किराए के घर में रहने पर जीवन बदल चुका था उसका। यहाँ उसके घर के पास ही सब्जी की बाजार लगती थी। वहाँ जाते ही उसका ध्यान एक वृद्ध व्यक्ति की तरफ गया। उसकी लंबी लंबी बूढ़ी उंगलियाँ सब्जी का झोला उठाए बड़ी आकर्षक लग रही थी। सब्जी वाले ने कसूर साहब कहा तो उनके नाम से वो भी परिचित हो गई। शांत चित्त के कसूर साहब का व्यक्तित्व उसे अपनी ओर खींच रहा था। कल पूजा हिम्मत करके उनके पास पहुंची गई। सर लाइए, मैं आपका सामान पकड़ लूं, उसने शालीनता से कहा। नहीं बेटा, इतना काम मुझे करने दो, आदत बनी रहेगी, कहकर वे मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। तभी पूजा को लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था, परंतु उसका दिल घबरा गया। साहिबाबाद वो पहली बार आई थी। उसको कम किराए पर रहने को घर मिल गया था, या वो अकेली रहती थी। उसके घर के ठीक सामने नेम प्लेट पे लिखा था रतनपाल कसूर और घर का नाम सादगी लिखा था। जाने क्यों वो घर उसे अपनी ओर खींच रहा था। वो उनके घर पहुंच गई थी। उसने कॉल बेल बजाई तो उसी बूढ़े इंसान ने दरवाजा खोला। उन्हें देखकर उसे सहसा अपने बाबा याद आ गए। 6 फीट का लंबा शरीर, बूढ़ी परंतु बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतनी सौम्यता कि उनका मन शांति से भर गया। तब तक उन्होंने पूछा, कहिए मोहतरमा, कैसे याद किया? आवाज सुनते ही लगा कि सभ्यता एवं संस्कृति से सजा ये इंसान अवश्य ही कोई बहुत बड़ी शख्सियत है। जी मैं पूजा, आपके घर के सामने रहने आई हूँ। कुछ दिनों बाद दीपावली है, मैंने सोचा एक बार आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं लखनऊ से आई हूँ और यहाँ कृषि विभाग में नौकरी कर रही हूँ। उसने एक ही बार में सब बता डाला। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहकर उन्होंने उसे अंदर आने के लिए कहा। हर कदम पर पूजा की जिज्ञासा बढ़ रही थी। आश्चर्य की सीमा तब और बढ़ गई जब पूजा ने देखा उन्होंने एक मेज जैसी जगह खोली और उसमें से अनेक नाश्ते के डिब्बे उठाकर ऊपर रख लिए। पूजा चमत्कृत भाव से देखने लगी थी। बड़ी सहजता से उन्होंने मशीन का स्विच ऑन किया और कॉफ़ी तैयार की। वे सब कुछ लेकर ड्राइंग रूम में पहुंचे। आओ बेटी, पहली बार आई हो, कॉफ़ी पीकर जाओ, उन्होंने सस्तनी कहा। पता नहीं कौन सी भावना थी जो वो उन पर भरोसा कर बैठी और कॉफ़ी पीने लगी। औपचारिक मुलाकात व्यक्तिगत परिचय तक आ पहुंची थी। उसे बातों बातों में पता चला कि वो विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार के सामने बैठी है। बस ये आखिरी किताब है मेरी, ये छप जाए इसके बाद मैं लिखना और पढ़ना कम करूँगा। मेरी आंखों ने साथ छोड़ दिया है, लो तुम भी पढ़कर देखना। ये कहकर उन्होंने एक पैकेट पूजा को पकड़ा दिया जिसमें अतीत के दस्तावेज पुस्तक के फाइनल ड्राफ्ट पेपर थे। वो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होती हुई हाथ में उनके पेपर सहेजे हुए अपने घर चली आई।
पुस्तक को पढ़ते पढ़ते रात 1 बज गया। वो किसी और ही दुनिया में खो गई थी। जैसे ही पुस्तक खत्म हुई रो पड़ी। इतना अच्छा कोई कैसे लिख सकता है, वो मन ही मन सोचने लगी। नींद उसकी आंखों से भाग चुकी थी कि अचानक सामने वाले घर में कुछ शोर सुनाई दिया। रात के 2 बज रहे थे। उसके लिए साहिबाबाद एकदम अनजान शहर था। मन के भय को परे कर उसने अपनी खिड़की से बाहर झांका और बाहर का दृश्य देखकर वो ठगी से रह गई। एक गाड़ी में उस घर से किताबें रखी जा रही थी। डंडे की मूठ को कसकर पकड़े कसूर साहब खड़े थे। पूजा हिम्मत करके बाहर निकली और उनके पास पहुंच गई। सर, इतनी रात को ये सब क्या, कहकर वो रुक गई। अरे बेटा, मैं अपनी बची हुई किताबें और डायरियां कबाड़ी वालों को दे रहा हूं। कोई लेकर पढ़ता नहीं है आजकल। मुझे पिछले हफ्ते ब्रेन ट्यूमर की शिकायत हुई है। मैं भूलने लगा हूं। जो जीते जी ये सब हटा दूं, पता नहीं कब स्थिति बिगड़ जाए, उन्होंने बहुत प्यार से बताया। अरे, सहसा वो विश्वास नहीं कर पाई। रुको भाई, उसने गाड़ी वाले से कहा, ये सब किताबें सामने वाले घर में पहुंचा दो। उसने आदेशात्मक लहजे में कहा। कसूर साहब ने भीगी आंखों से उसे देखा। उसने धीमे से उनसे कहा, आपके घर में कोई है कि नहीं सर? 2 बेटे हैं जर्मनी में। उन्होंने ही मुझसे फोन पर कहा कि मैं ये घर बेचकर वृद्धाश्रम चला जाऊं, जिससे मेरी देखभाल हो सके। उनका वकील आज आ जाएगा पेपर साइन करवाने। अगले मंगलवार तक मैं वृद्धाश्रम शिफ्ट हो जाऊंगा। बुधवार को मेरा ऑपरेशन भी होना है, उन्होंने धीमे धीमे स्वर में बताया। वकील? क्यों कसूर साहब, आप तो अभी जीवित हैं, अपने घर में रहिए, बेचने की क्या जल्दी है? और बच्चे घर नहीं आ रहे क्या? आपका ऑपरेशन है, आप अकेले कैसे मैनेज करेंगे? उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और बोले, सब वो ऊपर वाला करेगा। अच्छा, अब आप सो जाइए जाकर, ये पुस्तकें वगैरह मेरे पास रहेगी, कहकर वो गाड़ी वाले को अपने घर की तरफ लेकर चल दी। आज कसूर साहब के घर वकील को आना था। पूजा भी उनके घर पहुंच गई। अपने आंगन में परिजात के पेड़ पर हाथ रखे हुए वो बहुत गमगीन लग रहे थे। पूजा भी उनके पास खड़ी हो गई। मुझे लगता है इससे आपको बहुत स्नेह है, उसने कहा। हाँ बेटा, ये मेरी पत्नी पूनम की निशानी है। उसने इसे हमारी शादी की पहली वर्षगांठ पर लगाया था और पिछले महीने यहीं उसकी मृत्यु हुई। कहते कहते उनकी आंखों में आंसू बह आए। उसने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, आप ये घर क्यों बेच रहे हैं? बच्चों की इच्छा है बेटा, लगभग 10 करोड़ का घर है, कोई कब्जा ना कर ले, यही चिंता है उनको। ओह, सुनते ही उसका मन नफरत से भर उठा। अच्छा, तो उनको खाली पैसा पहुंचा देंगे आप? हाँ बेटा, कहकर उनके कांपते हाथों में वृद्धाश्रम की पर्ची दिखाई दी। 1 लाख रुपए जमा हो चुके थे। तब तक वकील आ गया। वकील पूजा को देखकर चौंक पड़ा। आप? मैं ये घर खरीदना चाहती हूँ वकील साहब, उसने किनारे जाकर वकील से कहा। पर ये 10 करोड़ का होगा करीब करीब, उसने पूजा को दयनीय दृष्टि से देखते हुए कहा। हाँ, मैं चेक दूंगी। पहले आप ये शुरुआती रकम लीजिए और तुरंत रजिस्ट्री की तैयारी करिए, कहकर पूजा ने उसे चेक पकड़ा दिया। वो थोड़ी अजीब सी नजरों से उसे देखता हुआ चला गया। कसूर साहब अपनी रिपोर्ट्स दिखाई मुझे, पूजा ने कमरे में पहुंचकर कहा। रिपोर्ट के लिफाफे पर फोन नंबर था। उसने फोन किया और क्रॉस स्कैनिंग साहिबाबाद का फोन मिला। उससे बात करते ही पता लग गया कि फर्जी ब्रेन ट्यूमर बताकर ऑपरेशन कराना था, जिससे कसूर साहब मृत प्राय हो जाए और जल्दी ही प्राण त्याग दें। वो फूट फूट कर रो पड़ी। इतना घिनौना षड्यंत्र वो असहज हो गई। तब तक उसने देखा कसूर साहब कॉफी लिए उसके सामने खड़े थे। मुझे माफ करो बेटी, कोई रिश्ता ना होते हुए भी मेरे कारण तुम्हें रोना पड़ रहा है। नहीं कसूर साहब, उसने अपने को संयत करते हुए कहा। कुछ ही दिनों में दिवाली है, इस बार मैं आपके साथ ही दिवाली की पूजा करूंगी, कहकर वो बाहर आ गई और थोड़ी देर बाद कसूर साहब को अपने घर ले आई। तत्पश्चात उसने उनके बच्चों को चेक भी भेज दिया। उसने कसूर साहब से इस बात को छुपाए रखा कि वे घर खरीद रही है। दिवाली वाली दिन उनकी पुस्तक छप चुकी थी। दिवाली के शुभ अवसर पर वो पुस्तकें लेकर कसूर साहब के घर पहुंची। उनका घर सजा हुआ बहुत सुंदर लग रहा था।
उसने उनका घर खरीद लिया था। मुझ अनाथ को रिश्तों की ख्वाहिश थी, आज कसूर साहब में पूरा परिवार मिल गया। उसने मन मन ही सोचा। कल ही उसने उनकी डायरी से फ़ोन नंबर लेकर उनके मित्रों को आमंत्रित कर दिया था। आज दिवाली की पूजा करके शेरवानी में सजे कसूर साहब बहुत अच्छे लग रहे थे। पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। लक्ष्मी पूजा के बाद वो उनको घर के पीछे वाले कमरे में ले गई। अतीत के दस्तावेज पोस्टर झिलमिला रहा था। पारिजात के पेड़ के पास सिंहासन जैसी कुर्सी पर कसूर साहब को बिठाया गया। पूजा ने उनके मित्रों को उनसे मिलवाते हुए उनकी पुस्तक उनके हाथों में रख दी। ये घर आपका ही है कसूर साहब, अब इस घर में मैं और आप रहेंगे, उसने कसूर साहब के कानों के पास जाकर फुसफुसाकर कहा। उन्होंने भाव विह्वल होकर पूजा को देखा। उनके गाल आंसुओं से भीगते रहे। तब तक उनके मित्रों ने उन्हें घेर लिया और शुभकामनाएं देने लगे। दिवाली के इस नव उत्सव पर पूजा भरी भरी आंखों से सामने बैठे अतीत के दस्तावेज को देखकर अलौकिक शांति की अनुभूति करने लगी थी। प्रिय श्रोताओं, ये थी रश्मि संजय श्रीवास्तव की लिखी मार्मिक कहानी अतीत के दस्तावेज। कहानियों की श्रृंखला में आज इतना ही। फिर मिलता हूँ आपसे किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।